आप लोगों का टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। देखो, समझने की कोशिश करना है ना। आप लोग थर्ड ईयर माइनर में हो। ये जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, इसका कुल मिला के यही मतलब है कि जो कॉलेज का जो आप लोगों का सिलेबस बनाया गया होगा, तो जो उच्च शिक्षा आयोग है उसकी दिली इच्छा रही होगी कि आप लोग जिस राज्य में रहते हो उसका आप लोगों को नॉलेज रहे। तो बस ये जो अपन जो इसका इतिहास पढ़ेंगे वो आप लोगों को बेसिक नॉलेज देना चाहता है मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। राइट, इतनी चीज़ आई समझ में। ये जो बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैंने अभी तक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का इतिहास देखा है, उनका सिलेबस देखा है। आप लोगों का सिलेबस उसमें सबसे बेस्ट है। आप लोगों के इसमें साफ साफ बता रखा है कि वो क्या देना चाहता है और किस तरह के क्वेश्चंस देगा। मतलब अगर आपके जो ये सिलेबस है उसमें से अगर आप 10 क्वेश्चन भी करके जाते हो तो 10 में से 8 बैठने के 100% चांसेस है। 100%। अपन क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश इतिहास का सिलेबस। सिलेबस को हिंदी में क्या बोलेंगे? सिलेबस ही बोलेंगे। सिलेबस हिंदी में ही लिखते हैं ना। मुझको इस चीज के लिए भी टोका गया है, बोले कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हो तो जो टाइटल है वो इंग्लिश में क्यों डालते हो। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर अपन यूनिट का नाम लिखेंगे। और यहां पे उसका विषय क्या है लिखेंगे। आप भी जब बनाएं तो ऐसा ही एक लाइन खींच के और ऐसा बना देना। देखो, आपकी जो पहली यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, वो आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहती है। वो बोलना चाहती है कि जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसके स्रोत बता दो हमको, और राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को बता दो। क्या क्या पूछ रही है वो? संग्राम के स्रोत और राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ये कारण एवं स्रोत। इसका मतलब समझ में आया? अपने को जो मूल बेसिक जो इतिहास पढ़ना है मध्य प्रदेश का, वो कब का पढ़ना है? आधुनिक इतिहास पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में अपने को किसके खिलाफ पढ़ना पड़ेगा? अंग्रेजों के खिलाफ पढ़ना पड़ेगा। अगर भारत का इतिहास भी आधुनिक अंग्रेजों के खिलाफ था तो मध्य प्रदेश का भी रहेगा ही सही। मध्य प्रदेश भी तो पार्ट है भारत का, तो जो जो भारत में होगा वो मध्य प्रदेश में भी होगा। राइट। तो ये बोल रहा है राष्ट्रवाद का उदय। तो पहले तो ये समझ लो राष्ट्रवाद क्या होता है। तो अपने देश के प्रति जो भावना रहती है, लगाव रहता है। जिससे सपोज मानो कि आप विदेश में गए, किसी ने अपने देश को गाली दी, सहन करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके देश के प्रति प्रेम है। राइट। ऐसे ही आप विदेश में गए, आपको कोई भारतीय मिल गया तो फट से उसके पास में चले जाओगे ना, क्या अरे यार तू भारत से है, मैं भारत से आया, बातचीत करने लग जाओगे। यही राष्ट्रवाद है। मतलब हमको हमारे देश से भी जोड़ के रखता है, प्लस हमारे अपने लोगों से भी जोड़ के रखता है। ये पहले नहीं था, पहले था भी सही, पर उस लेवल पे नहीं था। अपन में भेदभाव था, अपन में आपसी लड़ाई थी, तभी तो अंग्रेज राज कर पाए। राइट। तो अपने को यही पहला टॉपिक ये वो यही जानना चाहता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद कैसे पनपा। तुम लोगों में भी एकता कब पनपेगी? जब मैं तुम पे अत्याचार चालू करूंगा। तुम लोगों को डेली क्लास में बुलाना चालू करा, तुम सीसी देने के लिए आए, मैंने मना कर दिया नहीं ले रहा, परेशान हो गए। तो तुम्हारे मन में क्या रहेगा? अगर अंग्रेज अच्छे होते तो राष्ट्रवाद पनपता क्या? नहीं पनपता। लोगों के मन में तो ये रहता कि यार ये भी अपने वाले ही भले ही कर रहे हैं, अपने वाले और बुरा कर रहे थे। चीज आ रही है ना बेटा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो ये राष्ट्रवाद का उदय ऐसे ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब अंग्रेज अपने वालों पे अत्याचार करेंगे तो क्या होगा? एकता की भावना आएगी। अगर आपका पड़ोसी आपसे झगड़ा करेगा तो आपके घर में सब एकता में रहेंगे, नहीं तो आपस में लड़ा करेंगे। रहता है ना ऐसा? बस बेटा, इसलिए राष्ट्रवाद के उदय
वो कारण पूछना चाहता है कि क्या क्या कारण थे। तो अंग्रेज लोग क्या करेंगे, पहले तो अपने जो आर्थिक साधन थे उनको खुद लेंगे। तो जब आर्थिक साधन वो खुद ले लेंगे, अपनी चीजें बेचवाना बंद कर देंगे और खुद की चीजें आके बेचेंगे, तो अपने वालों को हानि होगी। हानि होगी तो उनके खिलाफ विद्रोह पनपेगा। तो किसके कारण पनपेगा? राष्ट्रवाद के कारण। उनके मन में रहेगा ना हमारे देश के खिलाफ कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या रहेगी, आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में भी, अगर आपके घर में कुछ झगड़ा होता है और कोई बाहरी आदमी आके कुछ बोलता है तो आप लोग सहन करते हो क्या? सपोज मानो कि आपकी बहन से झगड़ा हो गया या आपके भाई से झगड़ा हो गया, तुम दोनों मारपीट कर रहे हो, तुम लोगों ने मारपीट करी, तो भले ही तुम्हारे भाई की गलती हो, तुम्हारी गलती नहीं हो, पर कोई बाहरी आदमी आके तुम्हारे भाई के चांटा मार देगा, तुम सहन कर लोगे क्या कि तूने इसको क्यों मारा? नहीं कर पाओगे ना। भले ही भाई गलती में है तब भी नहीं करोगे ना। तो बेटा अपन उन कारणों को देखेंगे कि बाहरी आदमी जब अपने इंटरफेयर कर रहा है तो ऐसा क्या बुरा लगा कि राष्ट्रवाद के उदय हो रहा है। अपने भारत के लोग बोल रहे कि विदेशी लोग हैं, इनको भगाना चाहिए। उनके कारण हमें स्रोत भी जानना है कि आखिर में कौन कौन सी बुक्स है, कौन कौन से लेखक थे, है ना, कौन कौन से कोई शिलालेख भी है क्या जो राष्ट्रवाद के उदय कारणों को बताता है ना। ऐसे जितने भी सोर्स हो हम उसको पहली यूनिट में देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमको देखना है, जैसे इसमें कुछ सब टाइटल है। जैसे एक है स्वतंत्रता संग्राम के स्रोत, आपको कैसे पता चलेगा कि स्वतंत्रता संग्राम कहां से हुआ, कैसे हुआ, किसने करा? तो ये आपको जो पहली यूनिट है वो ये भी बताना चाहती है कि स्वतंत्रता संग्राम क्या आपके पास में स्रोत क्या क्या है। आप अगर किसी को किसी चीज के बारे में बताते हो तो सामने वाला कैसे भरोसा करेगा? आपने बोला कि मेरा जन्म, जो भी आपकी जन्म डेट है, उस दिन हुआ था, लोग मान लेते हैं क्या? नहीं मानेंगे। आपको आधार कार्ड देना पड़ता है या 10वीं की मार्कशीट देनी पड़ती है। ये 10वीं की मार्कशीट है स्वतंत्रता संग्राम के लिए। ये आपको बताएगा कि देखो हमारे पास ये स्रोत हैं, ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ी थी, राइट। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये बताना चाहता है कि आप मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हो तो मध्य प्रदेश के बारे में पहले बेसिक जान लो। पहले मध्य प्रदेश तो था नहीं, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश जैसा कोई नाम मिलता नहीं है। यहां पे बीच में कई राजवंशों का शासक था मध्यकाल में। ऐसा हुआ कि शेरशाह सूरी ने जरूर अधिकार कर लिया था, उसके बाद में मुगलों का शासन रहा, मुगलों के बाद में यहाँ पे मराठों का शासन था। जब मराठों को अंग्रेजों ने खत्म करना चालू करा, उनकी शक्ति कमजोर करना चालू करी, तब से लगभग 1838 के करीब से जो 1947 तक किसका शासन रहा? अंग्रेजों का शासन रहा। राष्ट्रवाद अंग्रेजों के खिलाफ रहेगा, मराठों के खिलाफ नहीं रहेगा, क्योंकि मराठे तो अपने थे। तो अपने को तब से लेकर स्वतंत्रता तक देखना है कि मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही, कैसे उसमें परिवर्तन आए, कैसे अलग अलग भागों में बांटा, कैसे जो पहले की रियासतें थी उन पर कब्जा करा, राइट। तो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये लगभग है 1836 से 1947 तक, मतलब आजादी तक देखना है हमको कि मध्य प्रदेश में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है, कैसे मराठों की शक्ति क्षीण हो रही है, कैसे अंग्रेजों का आगमन हो रहा है। यहां तक बेटा समझ में आया? ये इसकी सब यूनिट्स है, ये मेन यूनिट थी, इसकी सब यूनिट है। इसके अलावा यहां पे राष्ट्रवाद के उदय के कारण हमने पढ़ लिया था। राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण है? राष्ट्रवाद मतलब बेटा समझ गए थे ना, आपसी एकता की भावना, विदेशी सत्ता से घृणा करना कि आखिर में उनने हमारे देश पे क्यों राज कर रखा है, राइट। आगे बढ़े बेटा, ये तीनों पहली यूनिट के तीनों सब टॉपिक समझ में आए। इसके अलावा अब आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट आईएमपी है वो यही है,
ये वाली चीज, इसमें से लगभग 100% आपका एक क्वेश्चन बैठेगा, 101% बैठेगा। इनमें से एक आध चीज याद करके चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, वो ना कुछ सत्याग्रह पूछ रहा है तुमसे, वो ऐसे सत्याग्रह पूछना चाहता है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में हुए, बाहर नहीं हुए। तो उसने बोला कि एक सत्याग्रह का नाम बताओ, झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह, मैं आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। झंडा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि पूरे देश में योजना बनाई इन लोगों ने कि ये लोग पूरे देश में झंडे फहराएंगे। अंग्रेजों के टाइम पे भारत के झंडे फहराएंगे। अंग्रेज लोग सहन कर सकते थे क्या? करने देते क्या? तो अंग्रेज आए, उन्होंने झंडा जहां फहराया था वहां से उठा के नीचे फेंक दिया। फेंका सो फेंका, पैरों में कुचल भी दिया। जब ऐसा हुआ तो फिर विरोध हुआ, तो लोगों ने बोला कि अब तो एक जगह फहराया था, अब तो पूरे मध्य प्रदेश में फहराएंगे। जब ऐसी बातें छिड़ी तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन फैल जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे। उस टाइम एक ही पार्टी हुआ करती थी जो देश का नेतृत्व करती थी, उसका नाम क्या था? बताओ बेटा। जिसमें गांधी जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, सरदार पटेल भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे। कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम था? राष्ट्रीय कांग्रेस। ये वाली कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस बिल्कुल अलग है, वो कांग्रेस बिल्कुल अलग थी। राइट? समझ में आ रहा है बेटा यहां तक? तो क्या होगा, उसके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह होगा। और मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता आते हैं एक जिले में मध्य प्रदेश के, वो पूछते हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हुई। पहले जितने आंदोलन तुम पढ़ोगे ना, इसमें इस आंदोलन का कैसे पता चलेगा कि ये सफल रहा कि नहीं रहा? कैसे पता करोगे? आजादी तो देखो मिलेगी नहीं इन आंदोलनों से, पर सफल रहा कि नहीं रहा ये कैसे पता करोगे? तो उस टाइम एक तरीका होता था पता करने का। वो तरीका यह था कि जितने ज्यादा लोग जेल में जाएंगे उतना सफल आंदोलन है। मतलब परेशान करा होगा तभी तो तुम सब मेरे खिलाफ आंदोलन करो, मेरे खिलाफ। तो मैं जितने ज्यादा लोगों को डांटूंगा उतना तुम लोग बोलोगे ना कि आज तो बहुत डांटा इसने, सबको इकट्ठा डांटा, बहुत लोगों को डांटा, परेशान हो गया था। तो तुम्हारी सफलता है कि नहीं उसमें? वैसे इनकी सफलता कायम है, जितना ज्यादा अंग्रेज परेशान हो जाए, जितने ज्यादा लोग जेल में जाएं। ये झंडा सत्याग्रह मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे, वो पूछेंगे कितनी गिरफ्तारियां हुई, तो यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो बताएंगे कि एक गिरफ्तारी हुई। तब कांग्रेस का नेता बोलेगा कि ऐसा लगता है कि फलाने जिले में, जो भी बताऊंगा मैं, उस जिले में एक भी मर्द नहीं। मतलब क्या यार, एक गिरफ्तारी दे रहे हो यार, ऐसा। फिर हम एक और सत्याग्रह पढ़ेंगे, वो है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह आप लोगों ने देखा होगा कि 1930 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन करवाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सीधा सीधा मतलब था कि अवज्ञा करना मतलब धीरे से मना कर देना कि यार मैं नहीं करूंगा, ऐसा प्यार से, ऐसे लड़ना नहीं है। अगर मैं तुम लोग को ऐसा काम करूं और तुम मेरे खिलाफ सविनय अवज्ञा कर रहे हो, मैंने बोला बेटा जी एक काम करो, ये पंखा चालू कर दो, तो तुम मेरे को ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं तो नहीं कर रही, मैं तो नहीं कर रहा। हाँ, तुम मेरे को बोलोगे नहीं सर मैं नहीं कर रहा, उठोगे ही नहीं, मुस्कुरा के मना कर दोगे नहीं सर। मैंने कहा बेटा जाओ घर जाओ, नहीं जा रहे सर। समझ रहे हो? ये सविनय अवज्ञा है, प्यार से मना कर देना। अब सविनय अवज्ञा में गांधी जी क्या करवा रहे हैं? तो वो बनवा रहे हैं नमक, पूरे देश में नमक बनवाएंगे, डांडी मार्च करेंगे, है ना, नमक बनाने के लिए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में नमक है क्या? तुमने बनाया आज तक नमक? नमक कहाँ बनता है? जहां समुद्र रहता है। पता है तुमको, खारा पानी है, उस खारे पानी को कुछ भी मत करो, छत पर डाल दो, रोज लेके आओ, छत पर डाल दो, छत पे इकट्ठा हो जाएगा पानी, सूरज की धूप से पानी सूखेगा, फिर क्या बचेगा? नमक, कोरा नमक। फिर उसको मस्त निकालो, सब्जी में डालो, खाओ। यही नमक है बेटा, अलग से कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में नमक है क्या? अब यहां पे आंदोलन करना है, फंस गए ये लोग, बोले कि यार मध्य प्रदेश में आंदोलन करे तो करे कैसे? तो यहां के जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने क्या नई तरकीब निकाली, वो दुकान पे जाते। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स बढ़ा दिया था,
और नमक तो ऐसी मूलभूत चीज है यार, नमक के बिना बेचारा, बोलते नहीं कि नमक रोटी खा लूं, है ना, तो उसके बिना काम चल सकता है क्या? नहीं चलेगा। अब अंग्रेजों ने उस पर टैक्स बढ़ा दिया तो भारतीयों ने बोला हम तो नहीं देंगे, तो अंग्रेजों ने बोला कैसे नहीं दोगे, तो आंदोलन चला। मध्य प्रदेश में नमक था ही नहीं, तो इन बेवकूफों ने क्या करा कि ये लोग दुकान से नमक खरीद के लेके आते, ठीक है, मध्य प्रदेश वाले, फिर उस नमक को पानी में डाल देते, फिर उस पानी में डालते तो नमक घुल जाता, फिर उसको वापस उबालते तो पानी उड़ता, फिर वापस जो नीचे नीचे बचता वो क्या रह जाता, नमक। तो लोगों की इच्छा ही नहीं हुई ये करने की, लोगों ने बोला एक तो हम दुकान पे जाएंगे तो वैसे ही टैक्स तो दे ही देंगे, जब हम अंग्रेजों को पहले ही टैक्स दे रहे थे विरोध कैसे हुआ? दूसरी चीज, नमक लेके आके ने फिर गीला करके ने फिर नमक बनाना तो बेवकूफियत है, राइट? अब हमारे यहाँ नमक नहीं तो हमारी गलती थोड़ी है। तो इसलिए अपने वाले लोग ये करेंगे कि हमारे यहाँ नमक नहीं पर हमारे यहाँ जंगल है, और जंगल में क्या है, हमारे यहाँ अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून लगा रखे हैं, तो उस कानूनों को ये लोग खत्म करने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे, इसलिए अपने यहाँ पे क्या होगा, जंगल सत्याग्रह होगा। बाकी पूरे देश में क्या होगा, नमक आंदोलन होगा, क्योंकि अपने यहाँ नमक नहीं है, अपने यहाँ जंगल, राइट? इतनी चीज आई बेटा समझ में। फिर एक आंदोलन है, ये दोनों सत्याग्रह थे, एक आंदोलन है, उसका नाम है विद्रोह, बुंदेला विद्रोह। ये क्या है, बुंदेला विद्रोह है। जो बुंदेला समुदाय है, समाज है, वो पहले से ही हमेशा एग्रेसिव रहा है, ना सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बल्कि वो लोग मुगलों के खिलाफ भी विद्रोह करते आए हैं। जैसा वीर सिंह बुंदेला हुआ, आप लोगों ने मूवी देखी है, क्या बोलते हैं, कौन सी एक मूवी आई थी ना, बाजीराव मस्तानी, देखिए? अरे क्या मूवी नहीं देखते हो क्या तुम लोग? बाजीराव मस्तानी मूवी नहीं देखी? बहुत अच्छी हिस्टोरिकल मूवी है यार वो तो, नहीं देखिए? उस मूवी के अंदर देखना, अब घर जाओ, जाके जब भी देखोगे ना फ्री बैठ के, तो उसमें जो बुंदेला सरदार रहता है ना, वो छत्रसाल नाम है उनका, छत्रसाल, वो एक बार शिवाजी महाराज से मिलता है, उसके जो पूर्वज रहते हैं वो काम करते हैं मुगलों के लिए, मुगलों का विद्रोह दबाने के लिए उनको छत्रसाल बुंदेला को कहाँ भेजते हैं, मराठवाड़ा, मतलब जो महाराष्ट्र का एरिया वहां पे। वो एक बार मिलता है शिवाजी महाराज से, उनके बाद मिलने के बाद में बोलता है कि मेरे को तो आपके साथ में काम करना है। शिवाजी महाराज को हराने के लिए आया था और उनके साथ में हो गया, तो शिवाजी महाराज बोलते हैं कि तू मेरे साथ में मत लड़, तू जहां पे तू रहता है वहां ही विरोध कर मुगलों का। तो तब से हमेशा विरोध करता है मुगलों का, समझ रहे हो? तो ये जो हैं इन लोगों की, मतलब क्या बोलेंगे, उनका खून ही ऐसा है कि वो लोग विद्रोह करते हैं विदेशी शक्तियों के खिलाफ। तो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बुंदेला भी विद्रोह कर रहे हैं। ये बेटा पहली यूनिट समझ में आ गई? आपकी पहली यूनिट यहाँ पे खत्म है। मेन ये आएंगे क्वेश्चन, ये आखिरी का बताया ना, इन तीनों में से 101% बैठेगा। हो सकता है इनमें से 2 या 3 भी आ जाए, 3 के 3। ये जो है ना, इसमें आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, आपके पास इस चीज को लेकर समझ होनी चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, जो पूरी दुनिया में एक जैसा होता है। आपसी लोगों में प्रेम, भारतीय एक दूसरे से प्रेम कर लें, है ना, कि यार ये भी मेरे देश का है, वो मेरे देश का है। दूसरी अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम, बस ये इतनी सी बड़ी चीज है। वो आप लोगों को मैं और थोड़ा और बेसिक समझा दूंगा कि क्या होता है, और 2-3 अपन उदाहरण देख लेंगे तो आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। तो पहली यूनिट में अपने को 1, 2 और 3 चीजें मेन पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकंड में आप लोगों की 1857 का विद्रोह है। और दूसरा है असहयोग आंदोलन। ये 2 विद्रोह आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? एक आंदोलन है, एक विद्रोह है। 1857 का विद्रोह अपने पास से ही शुरू हुआ था, नीमच से। नीमच की छावनी है, वहां से स्टार्ट होगा। आप यहाँ जो विद्रोह के कारण है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में हुआ था 1857 का विद्रोह, जो पूरे देश के कारण है वही मध्य प्रदेश के भी कारण रहेंगे,
है ना। राजनीतिक कारण क्या हो जाएंगे कि बिना काम से अंग्रेजों का भारत में इंटरफेयर करना, है ना, अपनी जो जागीरें हैं उन पे कब्जा करना, किसानों पे अत्याचार करना, ज्यादा लगान ले लेना, है ना। और आर्थिक कारण क्या हो जाएंगे, तो अपने जो छोटे छोटे उद्योग थे ना, कि सपोज मानो तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी दुकान पे कोई कब्जा कर ले, सहन करोगे क्या? नहीं करोगे। कितना बुरा लगेगा यार कि हमारी रोजी रोटी पे कब्जा कर ले। वैसा अंग्रेज करेंगे। और आखिरी में जो ट्रिगर्ड पॉइंट रहेगा, जो मेन कारण रहेगा, वो क्या रहेगा? चर्बी वाला कारतूस। उसमें गाय और सुअर की चर्बी रहेगी। गाय हिंदुओं के लिए क्या है? पूजनीय। गाय का मांस कभी हिंदू खा सकता है क्या? मुंह में लगा सकता है? माता मानते अपन। जब ऐसा होगा तो ये विद्रोह छिड़ेगा। जो इसके कारण रहेंगे वो देश के कारण रहेंगे, वही मध्य प्रदेश के कारण रहेंगे। पर हमको ये जो विद्रोह है वो कहाँ का पढ़ना है? मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का ही पढ़ना है। जैसे अपने को पढ़ना है ग्वालियर। ग्वालियर में क्या हुआ? इंदौर में क्या हुआ? भोपाल में क्या हुआ? और रीवा में क्या हुआ? और उज्जैन के क्षेत्र में क्या हुआ? मतलब जो अपने आसपास के ज्यादातर क्षेत्र हैं। महाकौशल, महाकौशल मतलब बेटा समझते हो? महाकौशल मतलब जबलपुर और बुंदेलखंड का क्षेत्र। यहां पे क्या हो रहा है? असहयोग आंदोलन 1857 के विद्रोह में इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है अपन वो देखेंगे। अपन मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को देखेंगे, बाकी पूरे कारण भारत जैसे ही रहेंगे और जो उसके परिणाम रहेंगे वो भी भारत के परिणाम ही रहेंगे। कैसे अपन लोग हार गए, एकता नहीं थी, जब शुरू करना था उसके पहले ही शुरू कर दिया आंदोलन, है ना। अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, कोई किसी को नेता मान रहा है, कोई किसी को नेता मान रहा है। आगे पता ही नहीं है कि जीतने के बाद करेंगे क्या, नहीं पता था। अगर आप 1857 की क्रांति में ये जानना चाहो कि उनके उद्देश्य क्या थे तो आपको पता ही नहीं। वापस क्या होगा कि वापस मुगलों का जो शासक है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उसको शासक बना देंगे क्या, नहीं पता। अपने सैनिक शासन स्थापित होगा क्या, नहीं पता। अपने को कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या आगे, इसलिए विद्रोह असफल हो जाएगा। अपने ज्यादातर लोग तो उदासीन बैठे रहते हैं, जैसे क्लास में उदासीन है ना, आए नहीं। वैसे यहाँ पे भी अपन है तो उनके खून है ना, अलग से तो आए नहीं है। बस अपन ये देखेंगे कि यार ज्यादातर लोग उदासीन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहां अंग्रेज और बेचारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे हैं, यहाँ लोग बैठे बैठे तालियां बजा रहे हैं कि अरे यार कौन जीतेगा देखो। समझ रहे हो? ऐसा हुआ था। जब मैं आपको आगे जाके कभी मौका मिला तो आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि जब बंगाल के अंदर अंग्रेजों की स्थापना होगी, शासन की स्थापना, प्लासी का युद्ध होगा, तो प्लासी के युद्ध में जब अपने भारतीय शासक की हार होने लग जाएगी, अंग्रेज जीतने लग जाएंगे, तो लोग तालियां बजाएंगे। उनको मतलब ही नहीं है, उनको लेना देना ही नहीं है कि अपना वाला हार गया है, कि अंग्रेज आके कब्जा करेंगे। हाँ, फूल बरसाने लग जाएंगे उनपे। अपने आगे जो पंडित हैं वो जाके उनको भगवत गीता देंगे कि ये लो तुम इसकी रक्षा करना आपसे इसके पहले वाला शासक करता था, तुम्हारा नंबर है। कोई मतलब नहीं। अगर ये एक एक भाटे मार लेते ना उनको, अंग्रेजों को, तो भी वो भग जाते, कोई सी दिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे असहयोग आंदोलन था। आप लोग देखोगे असहयोग आंदोलन में बेटा धीरे धीरे कि क्या होगा कि जब खलीफा को खत्म कर देंगे, है ना, क्या बोलते हैं तुर्की में, तो भारतीय मुसलमान नाराज हैं। प्लस ये लोग अपने को ऑटोनॉमी भी देने को तैयार नहीं है, स्वायत्तता देने को तैयार नहीं है ना। कांग्रेस की कोई बात मानने को तैयार नहीं है, जबकि इन लोगों ने वादा करा था कि हम जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको ऑटोनॉमी दे देंगे। ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता नहीं, स्वायत्तता। मतलब कुछ कुछ आपकी बात मानेंगे, कुछ कुछ अंग्रेजों की बात मानेंगे, ऐसे करके इन्होंने बोला दे देंगे। भारतीय सैनिक खूब इकट्ठे हुए, अंग्रेजों की तरफ से लड़े। महात्मा गांधी ने तो ये बोला कि सेना में भर्ती हो जाओ और अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। महात्मा गांधी को सार्जेंट बोलेंगे कि ये तो भर्ती करने वाला सार्जेंट है। अंग्रेजों को इतना फायदा पहुंचाया और अंग्रेजों ने आखिरी में बोल दिया हम तो कुछ भी नहीं दे रहे देखो बना दिया इनको। फिर ये आंदोलन करेंगे, कौन सा? असहयोग आंदोलन। और हमको असहयोग आंदोलन भी पढ़ना है, मध्य प्रदेश के बारे में क्या हुआ और इंडियन क्षेत्रों के बारे में क्या हुआ। यहां तक समझ में आया?
दोनों यूनिट समझ में आई बेटा? कुछ भी डाउट है क्या? अपन इनको और गहराई से पढ़ेंगे, ये दोनों भी अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? एक ये और ये दो, इसमें बहुत छोटी यूनिट है, तो एक दो दिन इसमें लगेंगे और 2 दिन इसमें लगेंगे हमको पढ़ने में, ठीक है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। नीचे लिख दूं कि मिटा दूं? मिटा देता हूं ना। ये बस इतना चाहता है उच्च शिक्षा आयोग कि आप लोगों को अपने कम से कम राज्य के बारे में तो पता रहे, मतलब इतना बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए यार। और अपने पूर्वजों ने इतनी कुर्बानियां दी है, राइट? 1857 में जितने आंदोलन देख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं अपने पूर्वज भी तो रहे होंगे, तो अपने को अपने पूर्वजों की जानकारी तो होनी चाहिए। ये तो फिर क्या मतलब, बेचारे उन्होंने कुर्बानियां दे दी, वो ऊपर से देखते होंगे कि अरे मेरे बच्चे बच्ची क्या कर रहे हैं, कॉलेज गए कि नहीं गए, बच्चे बच्चे रोडियों पर रगड़ रहे हैं, वहां बाहर कैंटीन में बैठे हुए हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, बस उनको मतलब ही नहीं है। इसलिए पढ़ाना चाहते हैं तुमको कि मध्य प्रदेश का इतिहास पता रहे कि तुम्हारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी है। ऐसे अंग्रेज नहीं थे वो अपन लोगों को जरा से में शर्म आ जाती है, एक पेंट जरा सा फट रहा होता उसमें। अंग्रेज लोग क्रांतिकारियों को बीच चौराहे पे खड़ा करके पूरे कपड़े उतरवा के मारते थे, समझ सकते हो? मतलब तुम भीड़ से भीड़ वाला चौराहा देख लो, वहां खड़ा करके मारते थे। और अंग्रेज जो क्रांतिकारी होता था भारत माता की जय के नारे लगाता था मार खाते हुए। मतलब अपने लिए कितना सेक्रीफाइस करा उनने, कितना। और अपने वालों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, करा होगा यार, पढ़ा ही नहीं उनने। यही तो मजबूरी है कि बेटा पढ़ा नहीं है, पढ़ा होता तो उनको एहसास होता कि यार कदर होनी चाहिए थी। अपनी जो बेटा 3rd यूनिट है वो अपने को काय के बारे में बताना चाहती है। तो एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन है। छोड़ो आंदोलन। मैंने सविनय अवज्ञा मतलब बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सविनय मतलब प्यार से मना कर देना। इसके पहले जो आंदोलन था वो कौन सा? असहयोग आंदोलन था। उसमें सहयोग करने के आप लोग मना कर रहे थे कि नहीं सर आप ये बोलोगे तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसमें आप लोग क्या कर रहे हो? प्रेम से मना कर रहे हो कि सर सॉरी हम नहीं करेंगे, बिल्कुल प्यार से, ताकि मैं तुम लोग को मारूं भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करूं कि नहीं सर नहीं हो पाएगा यार। मैंने कहा बेटा यार कुछ तो करो। बोले नहीं सर। समझ रहे हो? तुम लोग नौकरी भी कर रहे हो मेरे लिए, अंग्रेजों के लिए नौकरी कर रहे हो, और उन्होंने बोला कि यार ये वाला काम है जो तुम्हारा सच में काम। नहीं, वो क्या है? सविनय मतलब प्यार से अवज्ञा। सविनय मतलब विनय होता है ना, विनय पूर्वक व्यवहार करना, बस उसी से शब्द बना है। सविनय अवज्ञा मतलब मना करना, आज्ञा का पालन ना करना। और आंदोलन है, जब इन सब चीजों से बात नहीं बनेगी तो आखिरी में 1942 में एक आंदोलन होगा जिसका नाम क्या रहेगा? भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें तो करो या मरो का नारा देंगे, है ना? और इसमें ज्यादातर जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लेगी अंग्रेज सरकार, क्योंकि अंग्रेज अभी फंसे हुए रहेंगे काय में? द्वितीय विश्व युद्ध में। उनको पता है कि अगर यहाँ इस टाइम विद्रोह फैला भारत में तो वो कहीं के नहीं रहेंगे अंग्रेज। तो यहाँ पे बड़ा आंदोलन होगा। अपन देखेंगे कि जब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या होगा? जो लोग रहेंगे वो विद्रोह करेंगे टीम बना बना के। सपोज मान लो कि अपन लोग हैं 3rd ईयर के, मैंने तुम लोग बोला कि कॉलेज के खिलाफ आंदोलन करना है, ठीक है? अपन सब तैयार भी हैं, मैं तुम्हारा नेता बन के गया। तो ये लोग अपने आंदोलन को कमजोर करने के लिए क्या करेंगे कि सब लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो ज्यादा विद्रोह पनपेगा। तुम्हारे घर वाले भी आ जाएंगे कि मारा हमारे बच्चे को। वो लोग सिर्फ मेरे को पकड़ के ले जाएंगे और बोलेंगे कि 10 दिन तो कॉलेज में नजर मत आना। तो आंदोलन कमजोर हो जाएगा। पर तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग टोलियां बना लोगे कि नहीं यार आंदोलन ऐसे कमजोर नहीं होने देना है। अपन लोग कुछ कुछ ग्रुप बना लेते, जैसे तुम लोग दोस्त हो तो तुम लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया और तुम लोग फिर आंदोलन कर रहे हो। ऐसे अपन देखेंगे 18 भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसा ही होगा। ये दोनों आंदोलन बेटा इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी एक आधा आ सकता है। तो ये भी IMP है आप लोगों के लिए।
है ना, वेरी आईएमपी। और ये जो इसके जो क्षेत्र हैं वो अपने को वही वाले क्षेत्र देखना है। अब महाकौशल, बुंदेलखंड, है ना, कौन से क्षेत्र देखना है? महाकौशल, कौशल, भोपाल, बुंदेलखंड है, खंड, रीवा का क्षेत्र है, इंदौर का क्षेत्र है और ग्वालियर। ये ऐसे जो भी क्षेत्र रहेंगे वो क्षेत्र अपने को देखना है कि यार यहाँ विद्रोह ज्यादा पनपा या किस तरीके से पनपा। ये दो आ गया बेटा, ये थर्ड यूनिट है आपकी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ये आपकी फोर्थ यूनिट है। ये जो आंदोलन करे हैं लोगों ने, खूब संघर्ष करा इसमें। अब क्या होगा कि जब भारत में इतिहास लिखा गया या इस समय जो इतिहास लिखा गया, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करा होगा कि उसमें औरतों को इतना महत्व नहीं दिया। आप लोगों ने कभी सोचा कि यार जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका तो बहुत नाम आता है, पर उनमें औरतों का बहुत कम नाम आता है। महिलाओं को जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। आप लोगों ने अगर भगत सिंह की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी हो तो आप लोगों के ध्यान में रहा होगा कि जब भगत सिंह भागने की कोशिश करेंगे अंग्रेजों से छुप के, तो उसका साथ एक महिला देगी जो उनके ही मित्र की पत्नी है, वो इनकी पत्नी बन के जाएगी और इनको रेलवे स्टेशन तक छुड़वाएगी, क्योंकि अंग्रेजों को पूरा भरोसा है कि भगत सिंह कौन है, उनकी शादी तो हुई नहीं है, कमा रहे हैं, तो एक औरत के साथ में तो जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनको भगाने में कौन हेल्प करेगी? वो महिला करेगी। अगर अंग्रेजों को पता चल जाता तो उस महिला को छोड़ते क्या? पर अपने को उसके बारे में पता है क्या? नहीं पता। तो बेटा समझ रहे हो ना, उसकी माँ ने कितनी कुर्बानी दी होगी। जब उसके बेटे को देखा होगा कि यार बेटा फांसी चढ़ रहा है, उसने भी कितनी हिम्मत दिखाई होगी। अरे संस्कार तो बेटा माँ से मिलते हैं, राइट? तो अपने को महिलाओं के बारे में कभी इतना बताया नहीं, अपने दिमाग में बस ये रहा कि यार बस खाना वाना बनाती होगी, है ना, अच्छा खाना बना दे। तो इसीलिए ये जो फोर्थ यूनिट है वो आपको बताना चाहेगी, क्या बताना चाहेगी? कि महिलाओं का योगदान मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान में देखते जाएंगे ना, किस किस का योगदान, सिर्फ महिलाएं मत लिखो, में योगदान देखेंगे ना, किस किस का योगदान देखना है। सबसे पहला योगदान ये बता रहे हैं कि महिलाओं का योगदान, मैंने आपको कारण बता दिया महिलाओं के योगदान का, कि उनको इतनी जगह मिली नहीं है। आपको जिन लोगों ने सिलेबस बनाया वो बताना चाहते हैं कि महिलाओं का कितना सम्मान है, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस करा है, तब जाके हमको आजादी मिल सकी है। तो पहला योगदान किनका है? महिलाओं का, महिलाओं का योगदान। दूसरा योगदान, दूसरे वो हैं तो पुरुष हैं, उनमें कुछ महिलाएं भी हैं, पर पुरुष होते हुए भी उनका इतना कभी लिखने में नहीं आया, कभी पढ़ने में नहीं आया, हमको उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिली, चाहे उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करा हो, उन्होंने अपना जीवन खूब बलिदान करा। मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैंने जितना इतिहास पढ़ा है बेटा आधुनिक काल का, जितना विरोध अभी जिसका नाम लिखूंगा मैं उन्होंने करा है, उतना शायद ही किसी ने करा होगा। तो वो है बेटा आदिवासी। कौन है? आदिवासी। कई सारे विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, आपको अंग्रेजों के खिलाफ इतने विद्रोह नजर आएंगे आदिवासियों के कि भरे पड़े हैं। बस दिक्कत क्या थी कि जब राजा विद्रोह करता है तो राजा के लिखने वाले इतिहासकार रहते हैं, देखा होगा, राजा के चारों ओर भाट रहते हैं जो राजा की तारीफें लिखते हैं। राजा के पास इतना पैसा है कि वो इतिहास लिखवा सकता है। क्रांतिकारी भी इतिहास लिखवा सकते हैं क्योंकि क्रांतिकारी पढ़े लिखे लोग हैं। ज्यादातर क्रांतिकारी कहां से उठे? बंगाल से उठे। बंगाल उस समय पढ़े लिखे लोगों का गढ़ था। पर ये लोग पढ़े लिखे होते हैं क्या बेचारे? इनको लिखना पढ़ना आता है? ये बस मरते रहे, देश के लिए लड़ते रहे, पर इनके कोई लिखने वाला था ही नहीं। जब इनके लिए लिखने वाला था नहीं है तो आज जब इनके बारे में लिखा गया, क्या हाँ तो अपन लिखेंगे ना मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये सिलेबस भी चाहता है कि वो लोग जो जंगल में रहते हुए इतना संघर्ष करा अपने लिए,
ताकि आज अपन आराम से बैठ सकें। जैसे अभी अंग्रेज होते हैं ना, तो अपन कहीं कहीं साफ सफाई कर रहे होते हैं। मतलब ये बहुत सफाई गलत चीज नहीं है करना, मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा काम है, पर उनके दबाव में रहते, अपन गुलाम रहते, आराम से घूम फिर रहे हैं, स्वतंत्र हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। अपन देखेंगे इनके योगदान के बारे में। और जो तीसरे हैं, उनका बड़ा योगदान है, उनको बोलेंगे प्रजामंडल। प्रजा, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि मेरे को गिरफ्तार कर लिया, अब क्या करोगे? तो तुम लोग जो टीम बनाओगे छोटी छोटी, उसको क्या बोलेंगे? प्रजामंडल। तुम में कोई बड़ा नेता नहीं है, तुम सब युवा हो, तुम में से कोई नेता बन गया और तुम लोगों ने बोला कि हम भगाएंगे अंग्रेजों को। तुम लोग विरोध कर रहे हो, तुम लोग पर्चे बांट रहे हो, तुम लोगों में से कईयों ने हथियार उठा रखे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तुम लोगों में से देखेंगे अपन कैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिन्होंने अपना खुद का रेडियो खोल लिया था, वो रेडियो में प्रसारण करते थे, और गुप्त रेडियो था, वो जमीन के अंदर था, वो छिप छिप के काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो अपन इसमें देखेंगे कि कैसे प्रजामंडल का योगदान रहा बिना किसी नेता के। जब सब नेता पकड़ा गए तब ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, राइट? ये सब अपन मध्य प्रदेश में देखेंगे। फिर एक व्यक्ति है, मतलब बड़ा सम्मान है उनका। कुछ इतिहासकारों को लेके मतभेद जरूर है कि उतना सम्मान होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उनका नाम महात्मा गांधी है। चल रहा? हाँ चालू है यार। मेरे को लगा बंद हो गया है, लाइट नहीं चल रही थी इसकी, उस साइड से चल रही होगी ना। ठीक है, क्या नाम है उनका? महात्मा गांधी। हमको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। मैं पर्सनली बताऊं तो ज्यादातर जो आपको इतिहास पढ़ाने वाले मिलेंगे, मैं अभी तक ज्यादातर जिन लोगों से मिला हूं, वो महात्मा गांधी का बहुत महिमा मंडन करते हैं कि महात्मा गांधी जो मेन भारत के स्वतंत्रता का जो मेन सोर्स रहा, वो महात्मा गांधी रहे। मैं वैचारिक रूप से थोड़ा इस चीज का समर्थक नहीं, मैं क्रांतिकारियों का ज्यादा समर्थन करता आया हूं। मेरे मन में यह था कि अगर क्रांतिकारी भी होते, सिर्फ महात्मा गांधी ना भी होते, तो देश ज्यादा जल्दी आजाद हो जाता है। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। मैं उस चीज पे तर्क रख सकता हूं, राइट? और दूसरे मेरे विचार ये हैं कि अगर कोई ये बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई, तो वो भी झूठी बात है। आजादी तो तुमको भीख में मिली है, ये आपको मानना पड़ेगा। अंग्रेजों को जाना था, वो बकायदा जितना लूट सकते थे उतना लूट के गए हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी हालतें खराब हुई है, उनको पता है कि अब अपने पास में कुछ रहा नहीं है कहीं और कब्जा करने लायक, अपनी अब स्थिति यहाँ इतनी अच्छी नहीं है भारत में, तो उन लोगों ने तय करा कि अपने को अपने देश में चले जाना चाहिए। और जब तक उनकी इच्छा थी तब तक रहे। उनको भारत के टुकड़े करने थे, टुकड़े करके गए हैं। भगाने वाला टुकड़े कर पाता है क्या? कर पाता है? नहीं कर पाता। भगाने वाला अपने हिसाब से छोड़ के जाता है क्या? भगाया तो अमेरिका वालों ने था अंग्रेजों को, जब उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, युद्ध करा था उनसे। मैंने एक वीडियो है अमेरिकी क्रांति में, उसमें बताऊंगा आप लोगों को कैसे विद्रोह करा। अरे घबरा गए थे अंग्रेज, युद्ध, बिल्कुल युद्ध छेड़ा था, खुला युद्ध। हमारे इधर तो इससे थोड़ी होता है क्या? क्या आप ऐसे हाथ जोड़ के बोल दो कि भैया अंग्रेज चले जाओ, अंग्रेज बोलेंगे अच्छा जाते हैं बाय, ऐसे करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो इनका हमको योगदान देखना, एक रियासतों का भी योगदान देखना है। जो मध्य प्रदेश की रियासतें हैं ना, ये रियासतें सब पूरे भारत की रियासतें नहीं है ना, ये मध्य प्रदेश की रियासतें। मध्य प्रदेश की रियासतें मतलब जो धार की रियासत, इंदौर के होलकर है ना, और ग्वालियर के सिंधिया, ये जो गया, ये जो रियासतें थी, इन्होंने भी बड़ा विद्रोह करा अंग्रेजों का। जो मैंने इसके पहले आप लोगों को लिखाया था कि 1836 से 1836 तक मराठों ने इतना परेशान करा है इनको, इतना परेशान करा है अंग्रेजों को। आप लोगों ने एक जाति का नाम सुना होगा, पिंडारी। नाम सुना है पिंडारी? एक मूवी बनी थी सलमान खान की, देखना कभी, उसमें पिंडारियों के बारे में बताया था। वो पिंडारी थे, वो अंग्रेजों को परेशान करके रख देते थे, उनका काम कुछ भी नहीं
था, वो लड़ाई नहीं लड़ते थे सामने से, वो लूट मार करते थे। अंग्रेजों ने भारत को लूटा, पिंडारी अंग्रेजों को लूट लेते थे, ऐसा काम था। मैं बताऊंगा आप लोगों को, पिंडारी भी अपने क्षेत्र के थे, जो चंबल का क्षेत्र है ना वहां के। ये बेटा समझ में आई 4th यूनिट? कोई डाउट तो नहीं है? अपने को इनके बारे में पढ़ना है, कुछ महिलाओं के बारे में जान लेंगे, कुछ आदिवासियों के बारे में जान लेंगे, आदिवासी विद्रोह के बारे में, प्रजामंडल के बारे में जान लेंगे। प्रजामंडल ने मध्य प्रदेश में 1942 में कैसे काम करा, महात्मा गांधी जी के बारे में जान लेंगे कि यहाँ उनका क्या क्या योगदान रहा, राइट। और कुछ रियासतों के बारे में जान लेंगे। अब आज जो आपकी 5th यूनिट है वो देख लेते हैं। ये आपकी आखिरी यूनिट है। मैं बोल रहा हूँ ना, ज्यादा बड़ा नहीं है आपका सिलेबस, और बहुत अच्छा सिलेबस है। इसमें साफ साफ बता रखा है कि क्या पूछना चाहता है, काय में से क्वेश्चन देगा। ये आपका 5th यूनिट और आखिरी यूनिट है। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, सेनानी, ये जो मेन स्वतंत्रता सेनानी है ना, उसके बारे में है कि बहुत सारे ऐसे नाम है जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो हमको थोड़ा सा उनके बारे में जानना है। कुछ नाम है शायद आप लोगों को पता हो, कुछ नाम है जो नहीं पता होंगे, कुछ नाम सच में मेरे को भी पता नहीं थे। तो कोशिश करेंगे अपन एक एक को अच्छे से पढ़ लें, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-10 पॉइंट अपने को एक एक के पता रहे, उनके जीवन के बारे में पता रहे। अपन हर एक का जीवन कहानी जैसा समझेंगे तो अपने को उनकी कहानियां पता रहेगी, तो अपने को उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पहले व्यक्ति का नाम है टंटिया भील, नाम सुना है? टंटिया भील अपने मध्य प्रदेश के बड़े सेना नायक थे। इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या करा है? विद्रोह करा है। दूसरे हैं भीमा नायक और जत्रा नायक। भीमा नायक और ख्वाजा नायक। भीमा नायक और ख्वाजा नायक, ये दोनों भी क्या है? स्वतंत्रता सेनानी। फिर एक नाम है मर्दन सिंह। मर्दन सिंह। फिर है बखत वली। बखत वली का संबंध 1857 की क्रांति से। इसके बाद है शंकर शाह। शंकर शाह शाह और रघुनाथ शाह। शंकर शाह और रघुनाथ शाह। पांच हो गए। बाकी यहां लिख दूं? यहां लिख दूं? रण सिंह 6th है, रण सिंह। रण सिंह। इसके बाद में है बरकतुल्लाह। फिर है सहोदराबाई। सहोदराबाई दिख रहा है? फिर है कुंजीलाल दुबे। अपने को इनके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम 10-10 पॉइंट इन सब के बारे में रहे। क्योंकि देखो बेटा, वो जो हैं लगभग 6-7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आने ही हैं, पर उनमें से बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। लघु उत्तरी इनमें से ही पूछेंगे, उनके पास में और पूछने के लिए है भी नहीं कुछ। हो सकता है कि मैंने जो आईएमपी बताया है ना, वो लघु में भी आ जाए और दीर्घ उत्तरी में भी आ जाए एक ही क्वेश्चन, राइट।
केशव प्रकाश विद्यार्थी, केशव प्रकाश विद्यार्थी। विद्यार्थी। रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल तो आपने नाम भी सुना होगा, क्या है, कौन है, मुख्यमंत्री रहे हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र। ये मैं है ना बेटा, वो मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र। फिर इनका नाम आपने सुना होगा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुना है, कौन थे ये, क्यों, कौन थे ये माखनलाल चतुर्वेदी? लेखक थे, हिंदी में सुना होगा ना, इनकी रचना है, बस ये वही है माखनलाल चतुर्वेदी। देखो बेटा, जरूरी नहीं होता है कि आप हथियार उठा के ही देश के लिए काम करो या देशभक्ति दिखाओ। एक और तरीका भी होता है कि आप लिख के भी दिखा सकते हो, राइट। तो ये उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा है या भारत के सपोर्ट में लिखा है, राष्ट्रवाद की भावना जगाई। फिर एक अवंतीबाई, और आखिरी जो है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये भी कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बेटा ये नायक हैं जिन्हों का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कुछ ना कुछ योगदान रहा है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमको इनके बारे में पढ़ना है। इनमें जो शुरुआती लोग हैं जैसे टंट्या भील है ना, भीमा नायक और बखत वली। जब मैं आप लोगों को पुराने आंदोलन पढ़ाऊंगा, 1857 का आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, तब इनमें से कई तो आपके उसी में आ जाएंगे। तो मैं उसी में कुछ कुछ आप लोगों को बता दूंगा, तो वो अपने को फायदा रहेगा कि आखिरी में आते आते अपने कुछ ही बचेंगे जिनको अपने को अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट है क्या? पहली यूनिट में अपन ने क्या देखा कि आखिर में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद कैसे पनपा और उसके स्रोत जानने हैं। ठीक है, फिर सेकंड में क्या देखा अपन ने, तो अपन ने उसके साथ में अपन ने पहली यूनिट में ये भी देखा कि जो मेन आंदोलन है मध्य प्रदेश की, जो सिर्फ मध्य प्रदेश में वो झंडा सत्याग्रह, दूसरा सत्याग्रह कौन सा था, जंगल सत्याग्रह और बुंदेला सत्य विद्रोह। सेकंड वाले में अपन ने क्या देखा कि जो भारत में आंदोलन हो रहे वो आंदोलन यहाँ कैसे हो रहे, 1857 और 1920 का आंदोलन, राइट। फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने और आंदोलन कैसे आगे बढ़े हैं, तो उसमें कौन कौन सा आंदोलन थे, तो 1930 का आंदोलन सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, राइट। फिर चौथी यूनिट में अपन ने क्या देखा, तो इन आंदोलनों में जिनका योगदान नहीं बता पाए हैं, महिला, आदिवासी, प्रजामंडल, महात्मा गांधी और जो रियासतें थी उनका। और जो पांचवी आखिरी यूनिट है वो आपके सामने है। कुछ महानायक थे, अपने लिए हीरोज थे। हीरो मतलब सिर्फ सलमान खान शाहरुख खान नहीं होता है ना, वो एक्टर हैं, हीरो नहीं है। कल एक से बात कर रहा था मैं, तो बात करते करते वो बता रही थी, बोले कि मेरा फेवरेट हीरो ये है। फिर मेरी बात करने की ज़्यादा इच्छा नहीं हुई उससे, क्योंकि मेरे दिमाग में रहा कि तेरे में इतनी समझ नहीं यार कि एक्टर है, हीरो नहीं है। हीरो तो ये है। हीरो का मतलब क्या होता है, जो नायक हो। हीरो का हिंदी मीनिंग क्या होता है, नायक, राइट। और एक्टर का मीनिंग होता है अभिनेता। अभिनेता नाटक करता है। हीरो तो वो होता है जो असलियत में कुछ करके दिखाता है, राइट। आई बात बेटा समझ में? तो हीरो कौन है, ये है। कोई पूछ ले कि तेरा फेवरेट हीरो कौन है, तो इनमें से नाम लेना, सलमान खान, शाहरुख खान, ये नहीं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? थैंक यू।